गुड आफ्टरनून। चलो आज हम एक और आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग। पहले मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूं, देखते हैं आपका डेवलपमेंट कैसे। आयोग का नाम क्या है? देखो, नीति आयोग का पहला शब्द है नेशनल। इधर ढंग से सुनना। नीति आयोग का पहला शब्द क्या है? तो इसका मतलब कौन से स्तर का आयोग है? राष्ट्रीय स्तर का। दूसरा है इंस्टीट्यूशन, मतलब एक संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा शब्द अपने आप में पूरे नीति आयोग को आप ये कह सकते हो डिस्क्राइब कर रहा है। और तीसरे शब्द का मतलब है परिवर्तन, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऐसा माना गया। सुनिए, जब देश आजाद हुआ तो पहले पूरी कहानी समझना, फिर हम इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे, फिर आपको मैं नोट्स के माध्यम से समझाऊंगा। देश आजाद हुआ तो हमारे देश में 47 में सबसे मेन चीज थी कि हमारे पास है क्या। मतलब हर आदमी, जब जैसे आज मान लीजिए आपके घर में परिवार में बंटवारा हो जाए और पिताजी को कहा जाए कि आज से भाई आप अपना स्थिति अलग देखिए, दूसरे भाई को कहा जाए या बहन को कहा जाए आप अपनी स्थिति अलग देखिए, तो हर परिवार, हर सोसाइटी, हर व्यक्ति ये देखता है उसके पास रिसोर्सेज क्या है, उसके पास संसाधन क्या है, क्या उसके पास वास्तव में इतनी चीजें हैं जिससे उसका घर डेवलप हो सकता है, और नहीं है तो फिर वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज करे, किस तरीके से उसको प्रयोग करे ताकि वो धीरे धीरे क्या हो जाए, ग्रोथ में आ जाए, डेवलप हो जाए। ये हर परिवार और हर राष्ट्र का ऑब्जेक्टिव होता है। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था जिसका नाम था ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। क्या नाम था? ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, मतलब भाग्य के साथ हमारी मुलाकात, आगे हम कैसे अपने जीवन को डेवलप करेंगे। तो उन्होंने कहा कि इंडिया जिस सिचुएशन में हमें मिला है ना, हमारे पास ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। हमारे पास क्या उस समय कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी? नहीं थी। क्या हमारे पास रॉ मटेरियल को छोड़कर कोई इंडस्ट्री या सर्विस डेवलपमेंट था? नहीं था। क्या हमारे लोग उस समय बहुत ज़्यादा लिटरेट थे? लिटरेसी रेट 100% थी? नहीं। एजुकेशन में फीमेल लिटरेसी रेट तो राजस्थान इंडिया में 2 से 8% की बेस थी। तो सोचो, हमारी महिलाएं अनपढ़ थी, हमारे पुरुषों में भी अनपढ़ की दर जो है बहुत ज़्यादा थी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं विकट थी। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज हमें छोड़ के गए। तो ये माना गया कि इस देश का विकास कैसे होगा। तो नेहरू गवर्नमेंट ने मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव के आधार पर, उनकी जो मंत्रिपरिषद थी के आधार पर, और एक साथ ही साथ केसी नियोगी दल बनाया गया, टीम बनाई गई। ये केसी नियोगी, आप आगे भी नाम पढ़ोगे, हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। इनकी अध्यक्षता में 46, 47, 48 के आसपास की बात है, इनके नेतृत्व में एक दल बना। इसके आधार पर सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम देश के लिए एक बेहतर योजना बनाएं। क्या बनाएं? योजना। तो आप सोचिए, बिना प्लानिंग के कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सकता। आज आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी फैमिली या किसी भी नेशन में, राष्ट्र में यदि डेवलपमेंट करना है तो पहला शब्द जरूरी है, और वो पहला शब्द क्या है? पी। और पी मतलब प्लानिंग। जैसे आपको आरएएस बनना है तो भी क्या चाहिए? प्लानिंग। आपको घर चलाना है तो भी क्या चाहिए? प्लानिंग। आपको उदयपुर में यदि कोई आतंकवादी समस्या उसको खत्म करना है तो भी क्या चाहिए? प्लानिंग। सबके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? पी की। किसकी रिक्वायरमेंट है? पी। बिना प्लानिंग के कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो पी होना बहुत जरूरी। पी मतलब प्लानिंग। तो प्लानिंग को हम हिंदी में बोलते हैं नियोजन। क्या बोलते हैं? अब जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि जैसे कुछ नाम आपने कभी सुने हो, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, ऐसे बहुत सारे नाम हिस्ट्री में आएंगे। इन्होंने हिस्टोरिकल फॉर्म में इकोनॉमी की बातें कही, और इन्होंने उस समय ये भारत को समझाया कि एक इंडिया के लिए बेटर प्लानिंग होना जरूरी है। इंडिया के लिए एक बेटर प्लानिंग होना जरूरी है। किसने समझाया ये? ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन थे। तो सबसे पहले आपने कभी नाम सुना हो सर
एम विश्वेश्वरैया। क्या नाम था? इन्हें फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं इंडिया में, फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसको कहा जाता है? विश्वेश्वरैया। ये भाई साहब जो थे, इन्होंने लगभग 1934 में कब एक प्लान डेवलप किया भारत के लिए, और ये लगभग 10 सूत्र प्लान था। कितने सूत्र का? 10। इन्होंने कहा कि भारत में नियोजन के ये फॉर्मूले होने चाहिए, और किताब का नाम था, एक किताब भी लिखी थी इन्होंने, अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या नाम लिखा था? अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत को कैसे आगे मजबूत किया जाए। तो विश्वेश्वरैया के बाद में ऐसे बहुत सारे लोग आए, जैसे आपने कभी नाम सुना हो टाटा बिरला, नाम सुना? जमशेद भाई टाटा, ऐसे नाम थे, बिरला। इन लोगों ने देश को अच्छा कंट्रीब्यूट किया। तो इन्होंने 44-45 के आसपास एक प्लान बनाया, बॉम्बे प्लान। इसमें लगभग बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति थे, और इन्होंने निश्चय किया कि कैसे भारत की इनकम को डबल किया जाए, यानी हर व्यक्ति की आय को क्या किया जाए? दुगना किया जाए। और भी कई तरह के प्लान आए भारत में, जैसे एक श्री मन्नारायण थे जिन्होंने भारत के लिए पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम था पीपल प्लान, और इसको क्या नाम दिया? जन योजना। एक जयप्रकाश नारायण थे जिन्होंने बाद में आंदोलन किया, इन्होंने गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर एक योजना बनाई थी जिसका नाम था सर्वोदय योजना। तो मतलब हर कोई ये चाहता था कि भारत के पास जितने भी रिसोर्सेज है उनका बेटर क्या हो? नियोजन हो। तो आज़ादी से पहले भी कई लोग, जैसे टाटा बिरला, जैसे विश्वेश्वरैया, जैसे श्री मन्नारायण, श्री जेपी नारायण, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे। और इन लोगों ने भारत के लिए सोचा कि कैसे हम बेटर प्लानिंग करें। जैसे फॉर एग्जांपल, शायद आपके पिताजी या आपकी माताजी जो भी है, उन्होंने बेटर प्लानिंग आपके फ्यूचर के लिए की है, बचपन से सोचा होगा। कई मिलते हैं पेरेंट्स, बोलते हैं कि साहब ये हमारी सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा है, ये हमारी एफडी है, ये हमारी आरडी है, ये हमारी बच्ची के लिए हमने गहने बना रखे हैं। ऐसी चीज़ें वो इसलिए करते हैं कि उनको ऑलरेडी ये पता है कि आने वाले टाइम में बच्चे के लिए क्या करना है? मैरिज करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, ग्रोथ करना है। तो आप सोचो, बचपन से बड़े होने तक आपको एजुकेशन कैसे देनी है, आपको डेवलप कैसे करना है, इसकी प्लानिंग कौन करते हैं? आपके पेरेंट्स। तो जैसे हमारे परिवार में पी, वैसे पूरे देश के लिए पी होना जरूरी है। पी का मतलब प्लानिंग। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया से ये काम विश्वेश्वरैया साहब ने शुरू किया, और जेपी नारायण तक ये बातें चलती रही कि एक देश के लिए, स्पेशली भारत के लिए, बेटर प्लानिंग कैसे की जाए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी था पहले ये समझना कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, ये भी बहुत जरूरी था। तो किसी ने कहा कि प्लानिंग करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आपके पास संसाधन क्या है। जैसे आज मैं ये सोचूं उदाहरण के तौर पे कि आज से 20 साल बाद मेरे घर की स्थिति कैसी होगी, तो पहले तो मुझे मेरे पास जो रिसोर्सेज है, जैसे मैं अभी सोचूं कि यार मेरा उदयपुर के आसपास एक बहुत बड़ा होटल होना चाहिए, मेरा फार्म हाउस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन उसके पास उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? पैसा, रिसोर्सेज। पता चला ज़मीन है, उसको मैंने होटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मान लो। तो हम जैसे एक घर में प्लानिंग करते हैं, वैसे एक देश भी प्लानिंग करता है। जैसे मेरे घर में मान लो बेटा है, बेटी है, जो भी है, उनको कैसे डेवलप करना, उनको क्या देना है। ऐसे भारत नाम के देश में जितने गरीब है, जितने अमीर है, जितने किसान है, जितने मजदूर है, जितने दिव्यांग है, जितने एससी है, जितने एसटी है, जितने ओबीसी है, जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं, जितने ओल्ड एज पर्सन है, जितने बेरोजगार है, उन सब वर्गों के लिए कैसे हम बेटर प्लानिंग करें, उसके लिए पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे पास संसाधन क्या है। अब बताओ, पर कैपिटा इनकम हमारी ज्यादा होगी या अमेरिका की? अमेरिका, क्योंकि उनके पास क्या ज्यादा है? संसाधन ज्यादा है। तो पहले तो संसाधनों को समझना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर बन सकता है। किसको समझना? संसाधनों को। और समझने के बाद उन संसाधनों का बेहतर तरीके से क्या करना? उपभोग करना, कंजप्शन करना, उपयोग करना, और फिर उसके आधार पे प्लानिंग करना। इसका मतलब हमें एक थिंक टैंक की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है? जहां ऐसे एक्सपर्टाइज लोग हो जो पहले तो ये डिसाइड करे कि रिसोर्सेज क्या है, फिर ये डिसाइड करे कि उनका एलोकेशन कैसे होगा, उनकी प्लानिंग कैसे होगी, प्रायोरिटी बेसिस पे कौन सी चीज का पहले उपयोग करना, कौन सी चीज का बाद में, और कौन सा सबसे लास्ट में। हर साल के लिए इस तरह का एफर्ट करना जरूरी। तो जब ये सारी बातें समझी गई, सोची गई, तो हमने ये डिसाइड किया क्यों ना इसके लिए हम एक थिंक टैंक के रूप में ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने 15 मार्च 1950 एक कमीशन बनाया जिसे नाम दिया प्लानिंग कमीशन। नाम क्या रखा? योजना आयोग। अब हमारे देश में योजना आयोग ने सोचना शुरू किया।
पहले क्या सोचा होगा, संसाधन क्या है भाई, क्या है इंडिया के पास, ये देखना जरूरी है। इंडिया के पास कितना जमीन है, कौन सा जमीन उपजाऊ है, कहाँ से खनिज निकल सकते हैं, खनिजों का कैसे उपयोग होगा, रॉ मटेरियल कितना होगा, समुद्र से क्या निकाला जा सकता है, रेगिस्तान से क्या निकाला जा सकता है, नहर कहाँ तक पहुँचाई जा सकती है, नदियाँ कहाँ तक पहुँचाई जा सकती है, नदियों को कैसे जोड़ा जा सकता है, देश की इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, आईटी का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, पूरी चीजें कौन सोचता होगा, कोई न कोई सोचता होगा, हमारे लिए सोच रहा है। तो ऐसे एक कमीशन को डेवलप किया सबसे पहले गवर्नमेंट ने, और उसका नाम रखा प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन ने कहा कि क्यों ना हम इस देश के लिए 3 तरह के प्लान सोचें, शॉर्ट टर्म प्लान, मिड टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। लेकिन जब फोकस किया तो उनको लगा सबसे बेटर होगा मिड टर्म प्लान करें। लॉन्ग टर्म प्लान कहीं ऐसा नहीं हो गवर्नमेंट बदल जाए, स्थितियां बदल जाए, हमें तो रिजल्ट चाहिए। शॉर्ट टर्म प्लान एकदम से लागू नहीं हो सकते, देश बड़ा है। तो सबसे ज्यादा उन्होंने फोकस किया मिड टर्म पे। किस पे किया? मिड टर्म। और मिड टर्म के लिए उन्होंने जब देखा तो उन्हें लगा सबसे अच्छा मॉडल है सोवियत संघ का, और वहां लगभग 5 से 7 वर्ष की एक योजना बनती है, उसके ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर होते हैं और उसमें जितने रिसोर्सेज हैं उनको प्रयोग करने का तरीका सोचा जाता है। तो सेम चीज योजना आयोग ने उठाई और ये कहा हम भी ऐसे ही प्लान बनाएंगे। तो उसको नाम दिया पंचवर्षीय योजना, 5th ईयर प्लान। तो हमने मिड टर्म प्लान पे फोकस किया। अब जब हमने ये फोकस किया तो दूसरी तरफ हमने ये सोचा कि हमारे देश में केवल सेंट्रल लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे भी सोचना है। और जब योजना आयोग को बनाया तो कई लोगों ने थोड़ा क्रिटिसाइज किया। संविधान बनने के बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 15 मार्च को योजना आयोग बन गया। अब योजना आयोग बनने के बाद कई लोग ये कहने लगे कि आपने इसको बनाया है सेंट्रल फॉर्म में, जबकि हमारे देश में राज्य भी है। और चूंकि आप कहते हो कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम होगा, मतलब यूनियन सिस्टम होगा, जहां केंद्र के साथ कौन होंगे? राज्य। तो नियोजन में राज्यों की भूमिका कहां है? तो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी बनाओ जो राज्यों में नियोजन को लेके अप्रोच करे और प्लानिंग कमीशन को एडवाइजरी दे। तो कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो। हालांकि प्लानिंग कमीशन की लीडरशिप में 1 अप्रैल 1951 से ये प्लान लागू हो गए। कौन से वाले? 5th ईयर प्लान। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी? 1 अप्रैल 1951। प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू। बनाया किसने? योजना आयोग ने। लेकिन जब पहला पंचवर्षीय योजना लागू हुआ तभी ये सोचा गया कि इसमें स्टेट को इन्वॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए जो नियोजन करते समय प्लानिंग कमीशन को राज्यों के बारे में एसोसिएट करे, सपोर्ट करे। तो हमने 6 अगस्त 1952 को एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या भूमिका दी इसको कि जब भी नियोजन होगा आप किसका पक्ष रखेंगे? राज्यों का। तो इसके लिए एनडीसी को ये कहा कि आप 1 साल में 2 बार जितने भी राज्य हैं उनके सबसे बड़े अधिकारी जो होंगे, प्रतिनिधि करने वाले कौन? चीफ मिनिस्टर, उनकी सिटिंग करवाओगे, बैठक करवाओगे। तो जब भी पंचवर्षीय योजनाएं बनती एनडीसी की कितनी बार बैठकें होती? 2 बार। उसमें किसको बुलाया जाता? मुख्यमंत्रियों को। और मुख्यमंत्रियों से पूछा जाता कि भाई ये हमने योजना का ड्राफ्ट बनाया है, जब तक आप इसको फाइनल परमिशन नहीं देंगे तब तक ये पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होगी। ये नियम बना दिया। तो पहले प्लानिंग कमीशन एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाता और फिर एनडीसी की बैठक होती और उसमें चीफ मिनिस्टर शामिल होते और फिर वो कहते कि योजना कैसी होनी चाहिए। तो अंतिम अनुमोदन का काम कौन करता था? फाइनल स्वीकृति कौन देता था? एनडीसी। तो दोनों ने मिलकर हमारे देश में बाकी पंचवर्षीय योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। क्लियर है? तो कौन 2 काम करने लगे? योजना आयोग और एनडीसी। अब पहला सवाल, क्या इन दोनों को स्टेबल बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जोड़ा? नहीं। तो इसका मतलब ये संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या इनको क्रिएट करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास किया? नहीं। तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है। तो इनका गठन कैसे हुआ? मंत्री परिषद के प्रस्ताव के आधार पर। और यदि कोई भी आयोग मंत्री परिषद के प्रस्ताव यानी गवर्नमेंट के प्रस्ताव के आधार पर बनता है उसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छा शब्द नहीं है, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधानेतर। एक नया शब्द और आ जाएगा, कौन सा? संविधानेतर। तो दोनों संस्था बना दी और ये कहा कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर पद से ही इन आयोगों का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। उसको अलग से इसका अध्यक्ष बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
और क्या होगा, इसमें जितने डेप्यूटी चेयरमैन और मेंबर होंगे उनको अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। वो सब किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होंगे? प्राइम मिनिस्टर। और उन्हें पद से कभी भी कौन हटा सकता है? प्राइम मिनिस्टर। यानी ये आयोग, ये जो दोनों संस्थाएं पूरी तरह से किसके अधीन होगी? प्रधानमंत्री। और जैसे ही ये कहा ये प्रधानमंत्री के अधीन होगी, इन आयोगों का वेटेज बढ़ गया। अब इन आयोगों ने हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। कितनी? 12। और 2017 तक। कब तक बनाई? 2017। हालांकि इनकी प्लानिंग के कई मॉडल बदलते गए। शुरू में इनकी प्लानिंग जो होती थी वो ट्रेडिशनल लेवल की थी, बाद में इनकी प्लानिंग इंडिकेटिव लेवल पे आ गई, मतलब सांकेतिक नियोजन। अच्छा, आगे नियोजन के प्रकार हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे इन पे कई सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने तो कहा कि देश को प्रधानमंत्री योजना आयोग के माध्यम से चला रहे हैं। तो योजना आयोग कैबिनेट के ऊपर कैबिनेट है। योजना आयोग क्या है? मतलब मंत्रिमंडल से भी यदि बड़ा शब्द है भारत में तो कौन है? योजना आयोग। और इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये जिन राज्यों को बेनिफिट देना चाह रहे हैं उन राज्यों की सुनवाई होती है। जो राज्य केंद्र की गवर्नमेंट से रिलेवेंट नहीं होते, वहां यदि दूसरी पार्टी की सरकारें, उन राज्यों को अवॉइड किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था कि जब मैं गुजरात का सीएम था तो मैं कई बार एनडीसी की बैठकों में शामिल हुआ और मुझे ऐसा लगता था कि एनडीसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन थिंक टैंक के रूप में अच्छा काम नहीं कर रहा है, और स्पेशली फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को मजबूत नहीं करा, संघवाद को मजबूत नहीं करा, राज्यों को मजबूत करने की भावना नहीं है। और जब तक राज्य मजबूत नहीं होंगे देश का नियोजन अच्छा नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने पहले अपने 15 अगस्त पे भाषण दिया लाल किले पे कि इस बार हम योजना आयोग को खत्म करके एक नया आयोग बनाएंगे। योजना आयोग अब नहीं रहेगा, 1 जनवरी को हम योजना आयोग को हटा के एक नया आयोग बनाएंगे और उस आयोग का कोई नाम रखेंगे। अब उन्होंने सोचा नाम क्या रखना है, तो नाम में एक शब्द डाला, परिवर्तन। नाम में कौन सा शब्द डाला? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब हमारे देश में थिंक टैंक के रूप में कार्य कौन करेगा? नीति आयोग। और भारत की गवर्नमेंट को, राज्यों की गवर्नमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा। राज्यों की सरकार को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, अलग से एनडीसी जैसी बॉडी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सब मिलकर एक ही बन जाएगा और उसके नाम होगा नीति आयोग। अब पूछे गठन कैसे हुआ? सेम उसी तरीके से, सरकार के प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव। तो बताओ नीति आयोग भी कैसा निकाय है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसकी सिफारिशें गवर्नमेंट के लिए बाउंडेड नहीं होती, तो कैसी हो गई? सलाहकारी निकाय है। कैसा निकाय है? सलाहकारी। नीति आयोग का पद से अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। पद से अध्यक्ष कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। नीति आयोग में उपाध्यक्ष और मेंबर को अपॉइंट कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। इन्हें पद से हटाएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? प्राइम मिनिस्टर। देश का थिंक टैंक कौन होगा? नीति आयोग। और वो संसाधनों का बेहतर तरीके से क्या करेगा? आवंटन। अब जब नीति आयोग आया तो उसने कहा कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही है उसे हम बीच में खत्म नहीं करेंगे, इससे देश के संसाधनों का नुकसान होगा। लेकिन जैसे ही ये पंचवर्षीय योजना पूरी होगी, आगे से भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आएगी, क्योंकि इस देश को तीनों तरह के प्लान की रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। तो नीति आयोग ने क्या किया? तीनों प्लान को एक साथ लागू कर दिया, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। इसको नाम दिया 3 इयर्स एक्शन प्लान। इसको नाम दिया 7 इयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान। और इसको नाम दिया 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट। हिंदी में 3 वर्ष की कार्य योजना, 7 वर्ष की रणनीतिक योजना और 15 वर्ष का दृष्टिकोण दस्तावेज। आप एक बार ही डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी टारगेट था टीएफआर को 2.1 लाना। टीएफआर याद आया? टोटल फर्टिलिटी रेट, ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी जो एजुकेशन लिटरेसी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, जो टारगेट 8वीं के है ना वही 11वीं के हैं। तो
तो फर्क क्या हुआ? इन्होंने कहा कि जब आप कई पंचवर्षीय योजनाओं में एक ही जैसा लक्ष्य बना रहे हो तो फिर पंचवर्षीय योजनाएं कहां इफेक्टिव हुई, कहां एफिशिएंट हुई? इससे बेटर है कि आप एक लक्ष्य को समझ लो कि ये लक्ष्य कितने सालों में पूरा होगा। जैसे आज कोई इंडिया में ये सोचे कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है और इसे स्टेबल बनाना है, जनसंख्या को नियंत्रण करना है और इसे थोड़ा रोकना है। अब बताओ ये शॉर्ट टर्म होगा, मिड टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? इसे लॉन्ग टर्म में रख दो, 15 साल के विजन डॉक्यूमेंट में। स्वच्छ भारत अभियान शॉर्ट टर्म हो सकता है 3, 5, 7 साल में, हालांकि ऑलरेडी लागू हो गया था, तो 2019 तक इसे पूरा करो, तो शॉर्ट टर्म। 2022 तक जो भी लागू करना है उसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक प्लान। और जो 2031-32 तक लागू करना है उसको क्या कहेंगे? विजन डॉक्यूमेंट। तो तीनों अलग अलग डिसाइड कर लो। हो सकता है तीनों में एक चीज कॉमन भी हो, तीनों एक बात ऐसी हो जो तीनों में एक साथ भी रखी जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, भाई इस समय तक इतना करेंगे, इस समय तक इतना करेंगे, इस समय तक इतना ले आएंगे। जैसे आप बनाते हो ना कि अभी आने वाले 3 साल में मैं सबसे पहले एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता हूं या चाहती हूं, मैं आरएएस बनना चाहता हूं या चाहती हूं। 7 साल बाद मेरे जीवन के कुछ और टारगेट्स होंगे। और यदि मान लो आप ऐसी प्लानिंग नहीं करते हैं तो आपके अंदर थिंक टैंक जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हर इंसान के अंदर एक थिंक टैंक होता है, या फिर उसके परिवार का कोई न कोई थिंक टैंक होता है। कई बार हम सोचते हैं कि ये काम तो पिताजी का है, 7 साल बाद मुझे क्या करना है वो जानते हैं, मुझे नहीं पता। आपका विवाह करना है, पिताजी करेंगे, आप करोगे? प्लानिंग कौन करेगा? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। क्लियर है? आपको नौकरी लेनी है, पिताजी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, आप करोगे? हम करेंगे। वो तो हम करेंगे, लेकिन विवाह पिताजी करवाएंगे। करवाए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि आप थिंक टैंक के रूप में पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं तो आप अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। संविधान भी कहता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं? आगे आपके कितने बच्चे होंगे, बच्चों की एजुकेशन कैसी होगी, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आपका स्टेटस क्या होगा, ये सब आपको सोचना है। अभी से सोचो। 15 साल का विजन डॉक्यूमेंट बनाओ अपने लिए, 7 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाओ, और 3 साल का क्या बनाओ? एक्शन प्लान। और यदि इस तरह से कोई योजना बनाएगा तो उसकी योजना के लक्ष्यों का पूरा होने की संभावना क्या होगी? ज्यादा होगी या नहीं होगी? भाई कोई सोचेगा यार जब मैं 40 पे आऊंगा तो मुझे ये चाहिए, जब मैं 50 पे आऊंगा तो मुझे ये चाहिए, या फिर ज्यादा आगे का नहीं तो कम से कम 3 साल का एक्शन प्लान तो होगा ही सबके पास। तो गवर्नमेंट ने इस तरह से सोचा, और ये काम गवर्नमेंट के नए आयोग ने किया। कौन से आयोग ने? नीति आयोग। तो बताओ क्या आज के टाइम में पंचवर्षीय योजना है? नहीं है। अब तक देश में कितनी पंचवर्षीय योजना बनी? 12। किसने बनाई? योजना आयोग और एनडीसी, दोनों का साथ नाम लोगे। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन कब बना? 15 मार्च 1950, और एनडीसी 6 अगस्त 1952। दोनों को खत्म करके एक नया आयोग बन गया, उनके स्थान पर नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 से। क्या ये आयोग संवैधानिक होगा या संविधानेतर होगा? क्योंकि इसका गठन मंत्री परिषद के प्रस्ताव के आधार पर। अब इसमें कौन कौन है, क्या क्या है, ये इसकी संरचना समझनी जरूरी है। ठीक है? इसमें फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं, इसमें स्पेशल इन्वाइटी मेंबर होते हैं, इसमें एक आईएएस होता है जिसे सचिव कहते हैं, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपाध्यक्ष होता है। ये सारे नाम जानने आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? तो इसको अपडेट किया जा सकता है। अब पूछा जाए नीति आयोग का काम क्या है, तो देखो सबसे मेन काम तो इसने अपने ऑब्जेक्टिव में बताया। पहला काम क्या होगा? पॉलिसी मेकिंग और प्लान, योजनाएं बनाना। किसके लिए? देश के लिए और राज्यों के लिए। दूसरा, संसाधनों का बेहतर तरीके से आवंटन करना, उसके लिए सोचना। देश के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। क्लियर है? पॉलिसी बनाने के टाइम इसका डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, इस पे ज्यादा फोकस हुआ। इसलिए इन्होंने नाम दिया अपना नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो क्या कहा? सोचो, ढंग से देखना। पहली चीज तो इन्होंने एक नाम दिया कि हमारा मेन उद्देश्य होगा सहकारी संघवाद, और इसे नाम दिया इंग्लिश में कोऑपरेटिव
फेडरलिज्म। देखो, सहकारी का मतलब होता है, आज हम लोग भी कोऑपरेटिव फॉर्म में काम करेंगे तो क्लास का रिजल्ट अच्छा होगा। मैं 100% आपके लिए समर्पित और आप सभी 100% मेरे लिए समर्पित, तो आपस में कोऑर्डिनेशन होगा और रिजल्ट अच्छा होगा। मेरी बात को आप बहुत गहराई से समझ पाओगे, ले पाओगे। तो इसे कहते हैं सहकारिता, एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का नारा क्या होता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। और संघवाद का मतलब होता है सेंटर और स्टेट। तो इसका मतलब केंद्र सभी राज्यों के लिए और सभी राज्य मिलकर केंद्र के लिए। पॉलिसी मेकिंग मिलकर करेंगे, प्लान मिलकर बनाएंगे, संसाधनों का बेहतर आवंटन करेंगे और इसमें राज्य पूरा सहयोग करेंगे। और केंद्र भी राज्यों के लिए पूरा भावुक होगा, किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इस भावना को क्या नाम दिया जाता है? सहकारी संघवाद। तो ये कहा गया कि ये भावना नीति आयोग में है लेकिन योजना आयोग में नहीं थी। कि योजना आयोग जब बना तो बनते समय ही उन्होंने इस अप्रोच को नहीं लिया कि राज्यों का क्या, ये तो बाद में रियलाइज हुआ कि राज्यों का क्या, तो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना। कौन सा? एनडीसी। इसीलिए किसी ने कहा कि ये दोनों आयोग जो है ये उन्हीं संस्थाओं के लिए ज्यादा जरूरी सोचते हैं जो संस्था क्या है, जो राज्य इनके क्या है क्लोज में। एग्जाम्पल के तौर पे केंद्र जो होता है वो किसके लिए सोचता है? उन राज्यों के लिए जिसमें किसकी गवर्नमेंट होती है, केंद्र से रिलेवेंट। तो कई राज्यों के साथ भेदभाव होता है। ये किसने सोचा? किसने सोचा? नीति आयोग ने। सरकार ने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा करता, सॉरी मैं फोन आते ही मेरा डायरेक्शन थोड़ा बदल गया, 2 मिनट। हाँ सुनिए आगे। तो इसीलिए योजना आयोग को और एनडीसी को खत्म किया गया कि योजना आयोग पर यह आलोचना की जाती थी कि वो केंद्र के लिए ज्यादा सोचता है, राज्यों की भूमिका कम रखता है। और जब तक प्लानिंग में राज्यों को रोल नहीं दिया जाएगा, राज्यों की नहीं सुनवाई होगी, तब तक देश में बेटर प्लानिंग नहीं होगी। इसीलिए पहला शब्द ये जो था, इसका नारा था किसका? नीति आयोग का। और मेन नारा क्या था? केंद्र सभी राज्यों के लिए और सभी राज्य केंद्र के लिए। ये अप्रोच नीति आयोग में बहुत जरूरी है। तो इसको क्या नाम दिया? सहकारी संघवाद। सहकारी मतलब आपस में, केंद्र राज्य आपस में, और संघवाद मतलब मजबूत करेंगे प्लानिंग को। दूसरा, एक और इमोशन के साथ काम किया, इसे कहते हैं टॉप टू बॉटम। क्या मतलब होता है? पहले जो योजनाएं बनती थी ना, वो केंद्र बना के राज्यों तक भेज देता था और राज्य और गांव तक की अप्रोच को नहीं सुना जाता था। जबकि वास्तविक दिक्कतें कहां थी? ग्रास रूट लेवल पे दिक्कतें कहां थी, प्रॉब्लम कहां थी? गांव के स्तर पर, राज्यों के स्तर पर। तो कहा गया कि अब जो भी प्लानिंग बनेगी ना, वो उसका डायरेक्शन ये नहीं होगा कैसे, टॉप टू बॉटम। कैसे होगा? बॉटम टू टॉप। तो टॉप टू बॉटम किस में काम होता था? योजना आयोग और एनडीसी में। लेकिन अब कैसे होगा? बॉटम टू टॉप। तो देश में संसाधनों का बेहतर आवंटन होगा, ये इसका डायरेक्शन सोचा गया। तो आपको पूछा जाए तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोचो। आज मेन चीज यदि इंडिया के फॉर्म में देखें तो हमारे साथ दिक्कत यह है कि कई मामलों में हम
अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है। तो योजनाओं में हमें इस तरह से नियोजन करना है ताकि हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जाए। जैसे एक टाइम में कई चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए हम दूसरों पर निर्भर थे। जैसे हमारा खुद का जीपीएस सिस्टम नहीं था, हमारे यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च नहीं होते थे, हमारे देश में कई चीज़ों में हम दुनिया की कई संस्थाओं पर निर्भर होते थे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कई बार गोल्ड गिरवी रख के हमें पैसा देता था। दूसरे संस्थाओं में जब हम सिटिंग में जाते थे तो हमारी सुनवाई नहीं होती थी। आजकल भारत बहुत ऊपर जा रहा है, हर मामले में वो दुनिया के हर देश के साथ तालमेल कर रहा है। दुनिया कई बड़े मामलों में भारत से पूछ रही है। आज अमेरिका यदि कोई बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, उसमें इंडिया को कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे साथ ले रहा है। अभी कुछ ही दिनों में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, कौन सा? एनीवन? अभी कुछ दिनों में बना है I2U2। क्या है I2? मतलब इंडिया इजराइल, और U2 मतलब UAE और USA। तो I2U2 ये बहुत शानदार संगठन बना है। अभी दुनिया में सबसे पावरफुल कौन है? अमेरिका। क्लियर है? और पूरे अरेबियन कंट्री को एक छोटा सा देश जो नाको चने चबा रहा है, वो कौन सा है? इजराइल। क्लियर है? तो आप सोचो, अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ कंट्रीब्यूट है, दोनों के बीच में बहुत बढ़िया बॉन्डिंग है। तो ये दोनों देश तो एक साथ हो गए, इजराइल अमेरिका। और इधर यदि हम गल्फ में जाएं तो कौन से देश से हमारे संबंध अच्छे होते जा रहे हैं? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान। इन देशों ने मोदी को अपना सबसे बड़ा अवार्ड भी दिया है। क्लियर है? तो इन देशों ने स्पेशली जो 4 बड़े देश है जिसमें भारत है, इन्होंने मिलकर एक संगठन बनाया है I2U2। मैं और तुम, मैं और तुम, इस तरह की भावना है। हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह की भावना के साथ काम हो रहा है। तो इंडिया की प्लानिंग अभी फॉरेन मामलों में, डोमेस्टिक मामलों में, कई मामलों में, अभी अमेरिका ने भारत के इसरो के साथ मिलकर इंडिया के अंदर अपने कई सैटेलाइट लॉन्च किए। नहीं तो पहले हम सैटेलाइट लॉन्च के लिए उनको पूछते थे। करगिल के टाइम हमें जीपीएस की रिक्वायरमेंट थी, अमेरिका ने देने से मना कर दिया। कई मामलों में दुनिया के कई देश हमें डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन बेटर प्लानिंग होनी जरूरी है। सोचो, देश का ऐसा व्यक्ति जो फॉरेन मिनिस्ट्री को अच्छे से समझ सकता था, जो देश में कई सालों तक भारतीय विदेश सेवा में रहा, उसको हमने फॉरेन मिनिस्टर बनाया। कौन? एस जयशंकर। चीन के अंदर बहुत सालों तक इन्होंने राजदूत के रूप में कार्य किया, तो चीन के मामलों की विशेषज्ञता को समझते हुए इन्हें फॉरेन मिनिस्ट्री दी। क्योंकि ऐसा फॉरेन मिनिस्टर कहाँ मिलेगा? जापान से हमारे संबंध कितने अच्छे हो सकते हैं आप समझो। ऑलरेडी अच्छे थे, लेकिन इनकी पत्नी भी कहाँ की है? जापान की। किनकी? एस जयशंकर। तो ससुराल कहाँ है? जापान। विदेश मंत्री का ससुराल वहाँ है, और जहाँ ससुराल होता है वहाँ संबंध अच्छे होते हैं। अभी शिंजो आबे डेथ हुई ना उनकी, उनको भारत ने पहले पद्म विभूषण दिया हुआ है, या पद्म भूषण, पद्म विभूषण। मतलब इंडिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार किसको दिया है? शिंजो आबे को। तो इतने अच्छे संबंध। अभी आप सोचो कि मोदी कहीं जा रहा है तो वो बराक ओबामा को कह रहा है, अरे बराक इधर आ, अरे बाइडन इधर आ, मिलके बात करते हैं। आपस में ऐसे बातें हो रही है। इंडिया का कद बढ़ता जा रहा है, और इसके पीछे कोई ना कोई थिंक टैंक है। भाई मोदी नहीं कर रहा है, पीछे थिंक टैंक है। तो नीति आयोग है, फॉरेन मिनिस्ट्री है। क्लियर है? ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं देश के लिए, और इसीलिए योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। तो इसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे पहला उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, दूसरा बॉटम टू टॉप पॉलिसी मेकिंग, तीसरा थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, चौथा बेटर प्लानिंग करना, आत्मनिर्भर बनाना। भारत को क्या बनाना? ताकि दूसरे देशों पर निर्भरता क्या हो जाए? कम हो जाए। ये किसका ऑब्जेक्टिव होगा? नीति आयोग। तो आपको सवाल ये पूछा जा सकता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग किसके स्थान पर बना? योजना आयोग और एनडीसी। क्लियर है? तीसरा सवाल, नीति आयोग का गठन जो हुआ, तो बताइए इसकी प्रकृति कैसी है? संवैधानेतर और सलाहकारी निकाय। नीति आयोग का पद से अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग में उपाध्यक्ष और कई मेंबर होंगे जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। नीति आयोग का मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा? नियोजन में केंद्र के साथ राज्यों की भूमिका को बढ़ावा देना। क्लियर है? केंद्र के साथ राज्यों की भूमिका को बढ़ावा देना। क्या
नीति आयोग केवल मिड टर्म प्लान करेगा या तीनों तरह के प्लान? क्या नाम दिया जाएगा तीनों को? एक्शन प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान और विजन डॉक्यूमेंट। ठीक है, इस तरह की अप्रोच के साथ हमने एक आयोग बनाया, उसका नाम रखा है नीति आयोग। एक बार पढ़ लो। नोट्स नहीं रखे हैं? दो स्टूडेंट के पास कॉमन हो तो दे दो मुझे, कोई एक दे दो। बाद में अपडेट कर देना। क्या लिखा हुआ है? कोई भी उद्देश्य बिना नियोजन के सफल नहीं होता। यदि भारत आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम होना चाहता है तो आर्थिक नियोजन अनिवार्य है। आर्थिक नियोजन कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती, मतलब इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आर्थिक नियोजन के लिए क्या होना जरूरी है? थिंक टैंक। तो थिंक टैंक क्या करता है? संसाधनों का पता या अनुमान लगाना। संसाधन कितने तरह के होते हैं? फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल। फिजिकल, ह्यूमन और कैपिटल। प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का क्या करना? आवंटन और कुशलतम उपयोग करना। उद्देश्य भारत का क्या होना चाहिए? तीव्र, सतत और समावेशी विकास। ऐसा विकास हो जो फास्ट हो, निरंतर हो और सभी वर्गों का सभी फॉर्म में विकास होना समावेशी विकास होता है। जैसे आज हम ये सोचे कि केवल एक डायरेक्शन में डेवलप नहीं, सभी डायरेक्शन में हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको कौन सा विकास कहते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक क्षेत्र में विकास क्या कहलाता है? समावेशी विकास। ये जो शब्द है ना समावेशी विकास लिखा हुआ है, यहां लिख दो, प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक क्षेत्र में विकास। बाद में अपडेट कर देना आप। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक क्षेत्र में विकास। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास। आजकल ये बहुत जरूरी है, समावेशी विकास। हर वर्ग का, हर वर्ग मतलब पुरुष महिला वर्ग हो सकता है, ठीक है, किसान मजदूर वर्ग हो सकता है, कोई भी वर्ग, SC ST या और वर्ग हो सकते हैं, ठीक है, बेरोजगार वर्ग हो सकता है, गरीब वर्ग हो सकता है, दिव्यांग वर्ग हो सकता है, ठीक है, सारे वर्गों का सारे क्षेत्रों में विकास क्या कहलाएगा? समावेशी विकास। ठीक है, एक शब्द यहां और लिखा हुआ है, कौन सा? सतत। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? तो इसका भी अर्थ लिख दो, सतत विकास का मतलब, कहीं लाइन जगह हो तो। जल, जंगल और जमीन का न्यायपूर्ण वितरण। जल, जंगल और जमीन का, ऐसे मत लिखना जर, जोरू और जमीन का। जल, जंगल और जमीन का न्यायपूर्ण वितरण। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जल है, जंगल है और जमीन है। समझो आप, सतत विकास को लोग गलत समझते हैं। सतत का मतलब वो सोचते हैं निरंतर, यहां वो मतलब नहीं है। सुनो, इसका मतलब ये होता है कि आप इस तरह से चीजों का कंजप्शन करो कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए, मतलब उसका इष्टतम उपयोग करो। मतलब जो आपके लिए जितना उपयोगी उतना आपको उपयोग में लेना है। जैसे आजकल सरकार को पूछो बिजली क्यों जा रही है? क्या कोयला खत्म हो गया, 7 दिन का ही कोयला बचा है, 2 दिन का कोयला बचा है, ऐसी खबरें सुनते हैं अखबार में। अब सोचो यदि आज से 100 साल बाद क्या कोयला रहेगा? क्योंकि हमारी पीढ़ी राक्षस पीढ़ी है और एक ही पीढ़ी कोयला खा जाएगी। फिर कोयला कैसे होगा? कोयला होगा डायनासोर जैसे कोयले को रखा जाएगा कहाँ? म्यूजियम में। और लोगों को देखो, ये बहुत ही अलग धातु थी, ये उस समय बनती थी, इससे लोग इस्त्री करते थे, इससे रेल चलाई जाती थी, इससे बाहर कभी बारिश के मौसम में आग जलाई जाती थी। ठीक है, ऐसे लोग बताएंगे, क्योंकि हमारी पीढ़ी इसको क्या करेगी? खा जाएगी। अब बात समझ रहे हो?
जैसे एक जगह मैं कहीं पढ़ रहा था जहाँ बताया जा रहा था कि आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स, फल, ऐसी बहुत सारी सब्जियां धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नजर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, उनका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे मेटल, ऐसी बहुत सारी चीज़, जैसे जिस तरह से हम पानी का उपयोग कर रहे हैं, भाई पुराने ज़माने में लोग पानी का उपयोग ऐसे करते थे, बाल्टी भरी, एक बाल्टी से नहा लिए या फिर कहीं तालाब में नहा के आए। लेकिन आज हम क्या करते हैं, घर में इतना बड़ा, इस लाइट के जितना शॉवर लगाते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से पानी आता है और फिर हम नहाते हैं। और यदि काउंट करें कि कितनी बाल्टी हमने पानी गिराया तो पता चला 100 बाल्टी पानी गिर गया। बड़े बड़े फिल्म स्टार ऐसे नहाते होंगे। अब ये अभी तो नहा रहे हैं, लेकिन आने वाले जनरेशन जो आएगी ना, वो एक लोटे से स्नान करेगी फिर, कि भाई ठीक है, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया। ये हालात हो जाएंगे, पानी नहीं बचेगा, है ना। आप सोचो वाटर प्रोटेक्शन के लिए कितना काम हो रहा है। जल जीवन मिशन, कौन सा मिशन है, कितने मिशन चलाए जा रहे हैं। ऑलरेडी जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। और इसके लिए यूएनओ भी काम करता है। कौन काम करता है, यूएनओ। और उसने एक गोल बनाया, एसडीजी। गोल का नाम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और उसमें 17 टारगेट बनाए हैं। कितने टारगेट है, 17। आपके राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे का अंतिम चैप्टर जो है वो एसडीजी का है, और एक सवाल एसडीजी पे हमेशा आरएस में बनता ही बनता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सतत विकास। आगे आइए। इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केसी नियोगी दल की सिफारिश के आधार पर सरकार या मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव लाकर 15 मार्च 1950 को किसको गठित किया, योजना आयोग। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सलाहकारी और विशेषज्ञ संस्था है, जो योजनाओं के निर्माण में और योजनाओं को चरणबद्ध रूप से लागू करने के लिए कार्य करेगी, ऐसा उस समय कहा गया। इसका पद से अध्यक्ष कौन होगा, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। क्या बोलते हैं, पदेन अध्यक्ष। कौन होगा, प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। अंतिम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अब इसमें पूर्णकालिक मेंबर की नियुक्ति कौन करता था, पीएम करता था। अब तो खैर इसमें कितने मेंबर है ये सब आपको नहीं पूछा जाएगा, यही ध्यान रखना। इसमें एक तो फुल टाइम मेंबर होते थे, जिनको नियुक्त कौन करता था, प्रधानमंत्री। किसके प्रति उत्तरदायी थे, पीएम के प्रति। सदस्यों की योग्यता और कार्यकाल क्या नहीं था, निश्चित नहीं था। इसमें एक सचिव भी होता था, जैसे सीईओ कहते थे, जो कि एक सीनियर आईएएस अधिकारी होता था। इसके मुख्य कार्य क्या होते थे, गवर्नमेंट का थिंक टैंक। क्लियर है, कौन होता था, योजना आयोग। योजनाओं का निर्माण करना, योजनाओं के विभिन्न चरणों का निर्धारण करना और प्रायोरिटी के बेसिस पे संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना। सतत और समावेशी विकास, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभिक मॉडल तैयार करना और योजनाओं का प्रकाशन करना। पब्लिश भी यही करता था, कौन, योजना आयोग। आलोचना, इस पर आरोप था कि ये केंद्रीकृत संस्था है, अर्थात नियोजन में राज्यों की भूमिका लिमिटेड है। दूसरा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल के विपरीत था। ठीक है, केंद्र राज्यों के लिए, राज्य मिलकर केंद्र के लिए, ऐसी भावना नहीं थी। इसमें नियोजन या योजनाओं का निर्माण कैसे होता था, टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे की ओर। नियोजन के ट्रेडिशनल मॉडल पर अधिक फोकस था और नवाचार का क्या था, अभाव। इनोवेटिव कंसेप्ट नहीं थे, वही पुरानी प्रक्रिया पे योजनाएं लागू हो रही थी। केंद्र के लिए इसकी भूमिका कैबिनेट से भी ज्यादा हो गई, इसलिए सरकारी आयोग ने सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर एक आयोग बना था। कौन सा, इसने इसे क्या नाम दिया था, सुपर्ब कैबिनेट। अब एनडीसी बना। एनडीसी कब बना, 6 अगस्त 1952। इसकी प्रकृति भी वही थी जो योजना आयोग की है, इसकी संरचना भी लगभग वही थी। इसमें मेंबर कौन होते थे, आगे देखो। 67 तक केवल राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य थे, लेकिन इसके बाद सभी सीएम और यूटीज के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और योजना आयोग के सारे मेंबर भी इसके क्या बन गए, मेंबर बन गए। मतलब इसमें सीएम भी आ गए, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी आ गए, सारे कैबिनेट मंत्री भी आ गए और योजना आयोग के सारे मेंबर भी। इसके गठन का उद्देश्य क्या था, नियोजन में राज्यों की भूमिका को बढ़ावा देना, ताकि भारत का संघीय ढांचा क्या हो, मजबूत हो। इसके भी कार्य लगभग वही थे। योजना आयोग द्वारा तैयार योजना का मूल्यांकन करना, समीक्षा करना, पंचवर्षीय योजनाओं को समीक्षा करते हुए अंतिम रूप प्रदान करना, अंतिम स्वीकृति देना। अर्थात इसके अनुमोदन के बाद ही योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का क्या करता था, प्रकाशन, पब्लिश करता था।
इन दोनों ने मिलकर कितनी योजना बनाई? 12। और कितनी एनुअल प्लान बनाए? 6। कितने एनुअल प्लान बनाए? 6। ठीक है, आगे 2002 से 4 में इन्होंने एक प्रोग्राम भी बनाया था 2020 के लिए। क्या नाम रखा था उसका? इंडिया विजन 2020। 2014 में पीएम मोदी के नेतृत्व में नई सरकार ने 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की कि योजना आयोग और एनडीसी के स्थान पर एक नए आयोग का गठन किया जाएगा। इसलिए 2015 में उपयुक्त दोनों संस्थानों को समाप्त करते हुए किसका गठन हुआ? नीति आयोग। और भारत में इस सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल को भी क्या किया? समाप्त। अब बताओ कोई डाउट? अभी तक हमने वो संस्थान पढ़े जो पहले थे, कौन से? योजना आयोग और एनडीसी। अब कौन सा आयोग है? नीति आयोग। पूरा नाम? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। गठन किसके आधार पर? मंत्रिपरिषद के प्रस्ताव। तो प्रकृति कैसी होगी? संविधानेतर, सलाहकारी और विशेषज्ञ संस्था। ये विकेंद्रीकृत संस्था है, अर्थात केंद्र के साथ साथ राज्यों की सहभागिता पर बल है, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड बॉडी है। सेंटर के साथ किसको कोऑर्डिनेट करेगी? राज्यों को। ये केंद्र और राज्य के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा और दोनों को सेवाएं प्रदान करेगा। यानी कोई भी राज्य नीति आयोग से सलाह ले सकता है। संरचना, अब ये संरचना जो है इसको जानना जरूरी है। पद से अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री द्वारा ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर की क्या होगी? नियुक्ति। सभी सदस्य किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल? प्रधानमंत्री। और उनको शपथ भी कौन दिलाएगा? पीएम। अब देखो, केवल इसमें केंद्र नहीं होगा, राज्य होगा, मैंने अभी बताया था। तो पहले राज्यों के लिए कौन संगठन काम करता था? एनडीसी। एनडीसी की बैठकें, मतलब राज्यों के सीएम शामिल होते थे। अब एनडीसी का एक नया फॉर्म क्रिएट हो गया और उसको नाम इसके अंदर, मतलब पहले एनडीसी अलग था, अब नीति आयोग के अंदर ही एक संगठन है जिसका नाम है गवर्निंग काउंसिल। अरे यार, साइलेंट करना। नीति कमीशन के अंदर ही एक संगठन है जिसका नाम है शासकीय परिषद। आपको अलग से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। गवर्निंग काउंसिल, इसे क्या बोलते हैं? तो ये गवर्निंग काउंसिल में कौन होगा? सुनो, सभी राज्यों के सीएम और सभी यूनियन टेरिटरी के हेड। क्लियर है? और जब भी गवर्निंग काउंसिल की बैठक होगी, क्या होगा? कौन कौन शामिल होगा? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी। भाई नीति आयोग के मेंबर जो है वो तो होंगे होंगे, साथ ही साथ कौन होगा? सभी राज्यों के सीएम और दिल्ली और ये जितने इनके जो हेड होंगे। जैसे दिल्ली का हेड कौन है? मुख्यमंत्री। पुदुचेरी का मुख्यमंत्री। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप इनका एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक जो होगा। ये सब नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इन सबको क्या नाम दिया जाएगा? गवर्निंग काउंसिल। तो अब ये गवर्निंग काउंसिल अलग नहीं है, ये किसके अंदर है? नीति आयोग के अंदर ही है। जबकि पहले एनडीसी क्या था? अलग था। पहले योजना आयोग नीति बनाता था, योजना बनाता था, ठीक है, और फिर बनाने के बाद उसे कहां भेजता था? एनडीसी। एनडीसी बैठक बुलाता था और अंतिम स्वीकृति देता था, और फिर योजना आयोग योजना का प्रकाशन करता था। लेकिन अब ये सब नहीं, सब काम नीति आयोग के अंदर ही होंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी को क्या कहा जाएगा? गवर्निंग काउंसिल। कौन शामिल होगा इसमें? सभी राज्यों के सीएम। अभी इसकी बैठकें कब कब हुई? देखो, पहली बैठक कब हुई? 8 फरवरी 2015। दूसरी 15 जुलाई 2016। छठी बैठक फरवरी 2021। हो सकता है उसके बाद भी कोई बैठक हुई हो, देख लेना आप, अपडेट कर लेना, ठीक है। तो गवर्निंग काउंसिल की लगभग 6 बैठकें तो इसमें लिखी हुई है। मतलब लगभग हम देखें 15, 16, 17, 18, 19, 20 में इसकी बैठक क्यों नहीं हुई? कोरोना के कारण। और 22 में भी हुई होगी। 22 में देख लो, अभी डेट देख लो, गूगल पे सर्च करो। हालांकि मैं इकोनॉमी में ये सारी बातें लिखवाता हूं, उस समय अपडेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप अभी अपडेट करो। अभी हाल ही में कोई गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई हो, नीति कमीशन की, तारीख लिख लेना।
फरवरी के बाद हुई नहीं? वैसे मुझे भी याद रहता है, यदि होती तो, मान लो हो भी गई हो तो अभी कोई बैठक नहीं हुई। बीस फरवरी 2021 यही है लास्ट। ठीक है, तो 6 बैठकें हो चुकी है। ठीक है, आपको अलग से ये पूछा जाए गवर्निंग काउंसिल क्या होती है, और मान लो मैं ये कहूं कि आपको इस पे 50 वर्ड्स लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं? 50। तो आप क्या कहोगे? हाँ बोलो। एनडीसी के स्थान पर इसको बनाया गया, बस। आप ये कहो कि नीति आयोग के अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों को मिलाकर शासकीय परिषद नाम की संस्था का गठन किया गया। नीति आयोग के अंतर्गत, ये बहुत बड़ी बात है। क्लियर है? अब जब आपने लिखा तो ब्रैकेट में लिख दिया एनडीसी के स्थान पर। किसके स्थान पर? ये एनडीसी के इक्विवेलेंट है लगभग। ठीक है, अब लगभग 1 साल में एक बार गवर्निंग काउंसिल की क्या होती है? बैठक होती है, और उसमें इन सभी को बुलाया जाता है ताकि नियोजन में केंद्र के साथ किसकी भूमिका बढ़े? राज्यों की। शासकीय परिषद में सहकारी संघवाद अर्थात केंद्र के साथ साथ राज्यों के नियोजन मॉडल पर बड़ा बल है, और यहां राज्यों से पूछा जाता है आपकी डिमांड क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या सोचते हैं कि देश को प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। इसका मतलब नियोजन में किसकी भूमिका बढ़ गई है? राज्यों की। इस तरह से आंसर लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता? गवर्निंग काउंसिल। क्लियर है? पहली बार जब इसकी बैठक हुई थी तो लगभग मेरे हिसाब से भारत में पहली बैठक हुई थी 2015-16 में। 15 में हुई ना? तो आप ये समझिए कि पहली या तीसरी बैठक की बात करूं, जो सबसे तीसरी बैठक बहुत जरूरी बैठक हुई थी 17 के आसपास। तब ये डिसाइड किया गया था कि अब हम पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल क्या करेंगे? खत्म, और नया मॉडल बनाएंगे। तो उस समय भारत में 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29। भाई कश्मीर भी राज्य था, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 7। एक राज्य का सीएम और एक यूनियन टेरिटरी का सीएम इसमें शामिल नहीं हुआ, बाकी सब हुए। यानी ममता बनर्जी नहीं आई और केजरीवाल नहीं आया, बाकी सारे लोग इसमें शामिल हुए थे। किसमें? गवर्निंग काउंसिल की बैठक में। बाद में भी जितनी बैठकें हुई, बाद में हालांकि धीरे धीरे फिर इनको आना भी पड़ा, जरूरी भी होता है, क्योंकि राज्यों को प्लानिंग में इंपॉर्टेंस रोल तभी मिलता है जब वो पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो भी नीति आयोग का मॉडल फ्लेक्सिबल है कि भाई भूमिका सारे राज्यों की। सरकार नाराज हो सकती है, कोई राज्य की सरकार भारत की सरकार से नाराज हो सकती है, लेकिन लोग तो वहां रहने वाले कहां के हैं? भारत के। भाई वेस्ट बंगाल या दिल्ली में रहने वाले लोग कहां के हैं? भारत के। तो कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य बनाना गवर्नमेंट का हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। तो गवर्निंग काउंसिल की बैठकें बहुत ही जरूरी है। क्लियर है? आगे बढ़िए। उपाध्यक्ष। एक बेटा तेरे मोबाइल में नेट अच्छा चलता है? फटाफट लिख नीति आयोग, विकिपीडिया पे सर्च करके दे दे। उपाध्यक्ष बदल गए हैं। सुमन बेरी। सुमन बेरी ये आई थिंक वर्ल्ड बैंक में कई सालों तक काम किए हैं। बाद में एक बार मैं न्यूज में इनके बारे में पढ़ रहा था। थैंक यू। लिख दो। उपाध्यक्ष का क्या नाम लिखोगे? सुमन बेरी। इनके बारे में थोड़ा लिख दो। ये अर्थशास्त्री है और लगभग 28 साल इन्होंने विश्व बैंक में काम किया है। कितने साल? 28 साल। सुमन बेरी, BERY, सुमन बेरी कितने साल वर्ल्ड बैंक में काम किया? 28 साल। और लिखो।
देखो, उपाध्यक्ष को किसका दर्जा है? कैबिनेट मिनिस्टर के समान। और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया, राजस्थान के भीलवाड़ा के। वर्तमान में आपने नाम लिख ही दिया, कौन सा? सुमन बेरी। अब पदेन सदस्य, पदेन सदस्य कौन कौन है? राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, तो ये जनरली 4 कैबिनेट मिनिस्टर को बनाया जाता है। कौन से 4 कैबिनेट मिनिस्टर है? रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री। अभी भी यही है। अब आते हैं पूर्णकालिक सदस्य। कौन से सदस्य है? फुल टाइम मेंबर। फुल टाइम मेंबर में आपने कौन कौन से नाम लिखे हुए? वीके सारस्वत, रमेश चंद और वीके पॉल, वही विनोद पॉल। ठीक है, और कौन कौन से एरिया के स्पेशलिस्ट है? एक डीआरडीओ के हेड रह चुके हैं, एक एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है, तीसरा कौन है? पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट है। फिर है सीईओ या विशेष आमंत्रित सदस्य लिखे हुए। स्पेशल इन्वाइटी मेंबर कौन कौन है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत का नाम हटा दो, काट दो, इनकी जगह नाम लिखो आप वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार मंत्री है, वीरेंद्र कुमार। थावरचंद गहलोत काट दिया आपने। एक नाम और लिख दो, एड ऑन हो गए। पहले 4 थे, अब 5 हो गए। 5वां नाम लिखो अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव कौन से मंत्री है? रेल मंत्री, पाली के हैं ये, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा नाम है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, नाम लिखो परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, अमिताभ कांत का नाम हटा दो, परमेश्वरन अय्यर, ये सीईओ है। इससे पहले इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लीड किया था। इससे पहले इन्होंने, परमेश्वरन अय्यर ने किसका नेतृत्व किया था? स्वच्छ भारत मिशन। और ये आईएएस है, 1981 बैच के, लिख दो आईएएस है। बस ये चीजें आपके ऐड ऑन करने की थी। तो नीति आयोग में अभी सीईओ, सचिव कौन है? परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, इसके नीचे देखो एक और लिखा हुआ है क्षेत्रीय परिषद। क्या होता है सुनिए। मान लो पंजाब हरियाणा में आपस में विवाद है, या पंजाब राजस्थान में किसी मामले को लेकर विवाद है, तो नीति आयोग ने एक और मंच अपने यहां डेवलप किया अपने अंदर ही, कि इन 2 राज्यों में, या मान लो 2 राज्य और आपस में कोई 3 राज्य, या फिर 2 राज्य और केंद्र, ऐसा कोई भी विवाद हो, तो नीति आयोग कहता है कि यदि राज्यों में विवाद हुआ या केंद्र राज्यों का तालमेल नहीं हुआ तो आयोग कभी भी अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो राज्यों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए क्यों ना एक रीजनल काउंसिल बनाई जाए। क्या बनाई जाए? ऊपर वाली काउंसिल का नाम क्या था? गवर्निंग काउंसिल। और ये कौन सी काउंसिल है? रीजनल, क्षेत्रीय परिषद। इसमें जिन राज्यों में विवाद होगा वो शामिल होंगे, और नीति आयोग का उपाध्यक्ष उस मीटिंग का क्या करेगा? लीडरशिप करेगा, ताकि उस विवाद को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। लिखा हुआ इसमें देखिए, इसमें सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शामिल हो सकते हैं। सामान्यतः इसकी बैठक में वही राज्य या यूटी शामिल होते हैं जिसमें आपस में कोई विवाद या विशेष मुद्दा हो। उद्देश्य ऐसे विवादों का क्या करना? निपटान करना। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो बताओ, अध्यक्ष कौन? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी। ठीक है, सीईओ कौन? परमेश्वरन अय्यर। फुल टाइम मेंबर कौन कौन? वीके पॉल, रमेश चंद और वीके सारस्वत। नाम आपको बार बार याद करने होंगे। फुल टाइम मेंबर कौन कौन हो गए? 3 हो गए। अब सुनिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब पद से ही सदस्य कौन कौन? तो रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कृषि मंत्री, जो भी है अभी। फिर विशेष आमंत्रित सदस्यों में 5 आ गए। स्पेशल इन्वाइटी मेंबर कौन कौन है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, वीरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव और राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है,
रीजनल काउंसिल में कौन होंगे? वैसे सीएम और यूटीज के हेड शामिल हो सकते हैं, लेकिन जनरली वही शामिल होते हैं जिनमें आपस में कोई विवाद हो। और गवर्निंग काउंसिल में कौन? सभी राज्यों के सीएम और केंद्र शासित प्रदेशों के हेड और नीति आयोग के सारे मेंबर गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक कौन सी होती है? गवर्निंग काउंसिल। हालांकि मेरे लिए बहुत आश्चर्य है कि नीति आयोग ने अभी तक अपनी गवर्निंग काउंसिल की बैठक क्यों नहीं की 2022 वाली, लेकिन हालांकि अभी 2022 पूरा नहीं गया है, तो हो सकता है आने वाले इसी महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर में ही गवर्निंग काउंसिल की कभी भी बैठक हो सकती। कौन शामिल होगा? सारे राज्यों के सीएम, यूटीज के हेड और नीति आयोग का पूरा स्ट्रक्चर, और बैठकर ये डिसाइड करेगा कि देश में आगे प्लानिंग कैसी हो। हालांकि 7 ईयर का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ना, वो अभी पूरा होना संभव नहीं है। उसका रीजन है क्या? आ गया कोरोना, और कोरोना की वजह से लगभग इकोनॉमी को 1-2 साल पीछे जाना पड़ा। तो जो लक्ष्य है उनको पोस्टपोन किया जा सकता है, लेकिन हालांकि ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। जैसे ही बैठक होगी तो ऐसे डिक्लेरेशन किए जा सकते हैं। आगे बढ़िए। मतलब कभी कभी गवर्निंग काउंसिल की सिटिंग होती है, कई बार न्यूज़पेपर या जो अपना टीवी चैनल्स होते हैं वो पूरी बैठक का हाईलाइट आपको बताते हैं। लेकिन आप समझो, उदाहरण के तौर पे मैं इसे अतिशयोक्ति नहीं कहता, कई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जब डिसीजन होते हैं ना, तो लगभग एक पूर्वानुमान मेरे अंदर आ जाता है और मुझे लगभग ये पता होता है कि इस बार गवर्नमेंट ये कर सकती है। और वो तभी पूर्वानुमान हमारे अंदर आता है जब हम उन चीज़ों के अनुभव से जुड़े होते हैं और हमारा कंटेंट, हमारा दिमाग उन चीज़ों में मजबूत होता है। आप बात समझ रहे हैं? ऐसा कई बार होता है। जैसे कई वर्षों से बच्चे ऐसी बातें मुझसे हमेशा पूछते थे कि क्या सर जम्मू कश्मीर जो है इसका मुद्दा कभी सॉल्व हो सकता है? तो मैं हमेशा बच्चों के लिए एक बात क्लास में रखता था कि सॉल्व होने का एक ही तरीका है, उसे कहते हैं पीस बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? और कोई तरीका नहीं। डोमिनेशन से कभी मुद्दे सॉल्व नहीं होते। जैसे आजकल कई चल रहा है कि उदयपुर में ऐसी घटनाएं हो रही है, ये हो रहा है, तो एक ही रास्ता है, सर्वधर्म संभाव की स्थिति रखी जाए, सभी धर्मों के बड़े लोगों को बुलाया जाए और आपस में कोऑर्डिनेट किया जाए। जिस रिलीजन में नेगेटिविटी, उस रिलीजन के अच्छे लीडर्स आगे आए और वो समझाए कि यूथ को इस डायरेक्शन में नहीं जाना। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पेरेंट्स आपको क्लासों में भेजते हैं, आप कितने सीरियसली इन चीज़ों को लेते हैं वो आप पर निर्भर है। लेकिन मैं ये कहूँगा जो 1-2 साल हमारी प्रक्रिया में बैठा है, 2-3 साल पढ़ रहा है, आपके लिए जो लोग अभी ग्रेजुएट नहीं है उनके लिए आगे भी हमारे यहाँ सुविधाएं जारी रहेगी, और जो है उनके लिए भी रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है जो फाउंडेशन के स्टूडेंट है। मेरी बात समझिए, आप यहाँ जब भी आ रहे हैं ना, आपका माइंड वॉश हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं। हम आपको गलत चीज नहीं सिखा सकते, अच्छी बात सिखा रहे हैं। तो यदि आपको कश्मीर की समस्या को सॉल्व करना है, 2 तरीके हैं। पहला पीस बिल्डिंग और दूसरा इंटीग्रेशन। जैसे उदयपुर में आज यदि हमें कुछ करना है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। हिंदू मुसलमानों को क्या करना है? इंटीग्रेशन। कोई यदि हिंदू लीडर है या कोई मोहम्मडन लीडर है, गलत बात को गलत कहना और सही बात को सही कहना, ये जब तक अप्रोच लीडर्स की नहीं होगी, फॉलोअर्स भी नहीं समझेंगे। फॉलोअर्स तो क्या होते हैं? नेगेटिव फॉर्म में सोचते हैं। जैसा लीडर नेगेटिविटी में ले जाएगा वैसे वो फॉलोअर बनते जाएंगे। तो ये सारी बातें भी बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे देश में एक इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है नीति कमीशन। मतलब अभी तक के आयोग अलग थे, नीति आयोग का नेचर अलग है, अप्रोच अलग है, और ये थोड़ा इकोनॉमी से भी जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? इकोनॉमी।